मॉर्निंग ऑल। आज हम एक और बहुत सिंपल और प्रिमिटिव प्लांट की जो फैमिली है ब्रायोफाइटा, उसका एक और मेंबर पढ़ेंगे और जो है मार्केशिया। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो है ब्रायोफाइटा शब्द का सबसे पहले यूज़ ब्रॉन ने किया था 1864 में, और बाद में शिम्पर ने जो है 1879 में इसे डिवीज़न का जो है स्तर प्रदान किया था। साथ ही हमको ये पता है कि ये जो है ब्रायोफाइटा एम्फीबियस जो है प्लांट्स होते हैं, और ब्रायोफाइटा की लगभग 960 जो हैं वंश हैं और लगभग 24,000 से ज़्यादा जातियां हैं। तो उसी में का एक मेंबर है मार्केशिया, जिसे कि आज हम पढ़ेंगे। ये हमें भी पता है कि ब्रायोफाइट जो हैं वो नॉर्मली कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, और इनमें जो है गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज पाई जाती हैं लाइफ साइकिल में, जो कि हेट्रोमॉर्फिक होती हैं। साथ ही इनका जो गैमेटोफिटिक होता है वो थैलाइड होता है, और साथ ही इसमें अपेंडिजेस भी होती हैं। और स्पेशल बात है कि इनमें जो है रूट्स नहीं होती, इनमें क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। और इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा में। और ये हमें पता है कि इस ब्रायोफाइट जो है वो उसमें रिप्रोडक्शन जो है या तो वेजिटेटिव होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस oogamous टाइप का होता है। तो एक जनरल ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है हम ये भी पढ़ चुके हैं। एक मेंबर हम ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं, रिक्सिया। आज हम पढ़ेंगे इसी का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट मेंबर, मार्केशिया। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मार्केशिया के सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं कि मार्केशिया का जो है वर्गीकरण क्या है, और परीक्षा में ये पूछा जाता है। वर्गीकरण पर प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वर्गीकरण को हरदम जो है ध्यान में रखें कि आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकल्स में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मार्केशिया को हम प्रैक्टिकल क्लासेस में भी करते हैं। तो उस दृष्टि से भी आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी ये आपके काम आएगा। डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा होता है, क्लास इसकी हिपेटिकोप्सिडा होती है, ऑर्डर इसका मार्केशियल्स होता है, फैमिली इसकी कौन सी है, मार्केशियसी, और जीनस क्या है, मार्केशिया। और स्पीशीज अलग अलग होती हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज इसकी होती हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक पोजीशन है किसकी, मार्केशिया की। जीनस मार्केशिया जो कि किसका मेंबर है, ब्रायोफाइटा का। अब हम देखेंगे कि मार्केशिया का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है और इसका हैबिटेट क्या है, यानी कि इसका आवास किस आवास में ये प्राय पाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम जो है देख सकते हैं मार्केशिया को। तो ऑल ओवर वर्ल्ड पाया जाता है, लगभग 65 जातियाँ जो हैं इसकी वर्ल्ड में पाई जाती हैं। और प्राय जो है ये बहुत ठंडे और जो है नम स्थानों पर उगता है। भारत में इसकी लगभग 12 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से मार्केशिया पामेटा, मार्केशिया नेपालेंसिस, मार्केशिया पॉलीमार्फा, मार्केशिया शिमलाना, मार्केशिया पाल्मेटा और मार्केशिया इंडिका जो है कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब क्या है कि इनमें से जितनी भी हमने 4-5 जातियां ऊपर देखी हैं, इनमें से अधिकांश जातियां जो हैं भारत में हिमालय क्षेत्र और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं और साउथ जो इंडिया है उसके जितने भी हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर जो है मार्केशिया की अलग अलग जातियाँ पाई जाती हैं। और प्राय जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, नदी के तटों पर, और जो नम चट्टानें होंगी, दलदल होंगी, या ऐसे मतलब जहाँ पर कि क्या होगा, वाटर सोर्सेज होंगे पास में, उसके पास में जो है ये ज़्यादा पाई जाती है मार्केशिया। मार्केशिया पॉलीमार्फा जो होता है उसकी वैरायटी एक्विटिका है, जो कि सेमी एक्विटिक होती है, और जो है मार्शेज में या पानी वाले स्थान पर ज़्यादा पाई जाती है। भारत में जो है मार्केशिया पॉलीमार्फा जो है 8,000 से लेकर 15,000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केशिया की अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो मुख्य रूप से जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए एक और बात कि जो मार्केशिया पामेटा होता है वो कम ऊंचाई वाले स्थानों तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। तो ये एक स्पीशीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए मार्केशिया की, कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ जो कि भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। तो उत्तर क्या होगा, मार्केशिया पामेटा। इसी तरह से पंजाब के मैदानी भागों, कश्मीर, गढ़वाल और कुमाऊं में जो है मुख्य रूप से कौन सा मार्केशिया की स्पीशीज़ मिलती है, मार्केशिया नेपालेंसिस की।
इसके बाद मैंने बताया कि जो है मार्केशिया पॉलीमार्फा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हिमालय क्षेत्र में 8,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो इंडिया में ज़्यादा स्पीशीज़ जो है कौन सी पाई जाती है, पॉलीमार्फा पाई जाती है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं किसकी, मार्केशिया की। पर हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मार्केशिया पामेटा, मार्केशिया नेपालेंसिस, मार्केशिया पॉलीमार्फा, मार्केशिया शिमलाना और मार्केशिया इंडिका जो है कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी गैमेटोफेज की, यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था की। तो मार्केशिया का ये आपको प्लांट बॉडी दिख रही है। प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलोइड होती है। जैसे क्योंकि ब्रायोफाइटा का मेंबर है इसलिए प्लांट बॉडी कैसी होगी, थैलोइड ही होगी। और थैलस जो है इसका कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्लास्ट होता है, डार्क इन कलर होता है, ये गहरे कलर में होता है। आपको दिख रहा है कि जो इसका ये वाला देखिए आप, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और गहरे कलर का होता है। और इसका लंबाई जो होती है वो 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इस थैलस की लंबाई हो सकती है। और यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि रिक्सिया के कंपैरिजन में ये क्या होता है, बड़ा होता है और थोड़ा ब्राइट ग्रीन कलर में होता है। प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट होती है, ये देखिए आप, ये मिडरिप है इसकी, ये आपको मिडरिप दिखाई देती है। तो आराम से आप दूर से भी देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये मिडरिप है। और प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर नोच होती है जिसमें कि ग्रोइंग पॉइंट होता है, ये देखिए एपिकल नोच, और यहाँ पर जो है क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। और वेंट्रल सरफेस पर रिक्सिया की तरह ही क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। राइजोइड जो कि मूलाभास कहते हैं हिंदी में, मूल आभास, यानी कि मूल की तरह आभास देते हैं। और काम इसका क्या होता है, मूल की तरह, जड़ की तरह काम करते हैं। जैसे कि जड़ जो है, एंजियोस्पर्म में जड़ का काम क्या होता है, पानी का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो यहाँ पर भी जो है ये राइजोइड जो है एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, प्लांट को जो है एक तरह से स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये राइजोइड्स का काम होता है। और शल्क स्केल्स भी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, रिक्सिया से अंतर क्या होता है, रिक्सिया में क्या होता है कि किसी प्रकार की इस तरह की गैमा लाइक स्ट्रक्चर, कप जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर जो है डोर्सल सरफेस पर जो मिडरिब है उसके पास जो है गैमा कप पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, गैमा कप कहते हैं, जो कि थैलस की कौन सी सरफेस पर हो रहा है, डॉर्सल सरफेस पर होता है और मिडरिब के ठीक पास में होता है, ये देखिए आप। तो ये अंतर है किसमें, रिक्सिया और मार्केशिया में। एक तो इसका थैलस क्या होता है, तो बड़ा होता है और चमकीले हरे रंग का होता है। दूसरा इस पे जो है इसकी जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये दिख रही है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, गैमा कप कहते हैं। तो ये गैमेटोफिटिक फेज के बारे में हमने बात की। अब देखिए हमने कहा हमारा राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं। राइजोइड्स और स्केल्स जो हैं रिक्सिया में भी पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है ये समझने की कोशिश करें। राइजोइड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं और एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। तो पहला कौन सा, स्मूथ वॉल्ट, ये आप देख लेते हैं, अंदर किसी भी तरह से कोई जो है उभार नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऐसे राइजोइड्स कौन से राइजोइड्स कहलाते हैं, स्मूथ वॉल्ट राइजोइड्स कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के राइजोइड्स हैं मार्केशिया में भी, जैसा कि हमने पढ़ा था रिक्सिया में भी कैसे थे, 2 प्रकार के थे, यहाँ पे भी 2 प्रकार के हैं। दूसरा ये आपको दिख रहे हैं ट्यूबरकुलेटेड, ये अंदर वाली जो भित्ति है इस पर जो है पैग लाइक स्ट्रक्चर उभार पाए जाते हैं, ये दिख रहे हैं ना, इसको हम क्या कह देते हैं, ट्यूबरकुलेटेड मूलाभास या ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। और जैसा मैंने अभी बताया कि मूलाभासों का कार्य क्या है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण और प्लांट को स्टेबिलिटी देना या स्थिरीकरण करना। तो राइजोइड्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। ये दोनों में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये तो क्या है, स्मूथ वॉल्ड, और जिस पर पैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन एज द ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। अब बात करते हैं हम इसके स्केल्स की। स्केल्स में थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, हमने रिक्सिया में पढ़ा था और मार्केशिया में पढ़ा था, तो दोनों के स्केल्स में अंतर समझें। बहुकोशी के बैंगनी रंग के एक कोशिका मोटाई की प्लेट नुमा संरचनाएं होती है। आप देखिए अंदर ये दिख रहे हैं ना आपको, मिडरिप के चारों तरफ होते हैं। प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, अरेंज्ड इन 2 रोज, एपिकल नोच के पास जो है सघन होते हैं। और यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार के स्केल्स हैं, एक तो अपेंडिकुलेट और एक लिगुलेट, यानी अंगिका युक्त। ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह से ये बड़े होते हैं और वेस्ट शेप्ड होते हैं, और मध्य शिरा के दोनों, और ये मध्य शिरा है ना, इसके दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। और दूसरा क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, इसको लिगुलेट भी कह देते हैं।
ये छोटे होते हैं और मध्य शिरा के दोनों तरफ बाहरी एक पंक्ति या 2-3 पंक्तियों में पाए जाते हैं। तो ये तो कौन से हैं, सिंपल शेप के, और ये क्या है, एपेंडिकुलेटेड। ये आपको नज़र आ रहा है एपेंडिकुलेटेड, ये जो इसकी नेक है और ये इसकी बॉडी दिखाई दे रही है और ये इसकी अपेंडिसेस निकल रही हैं। तो दो तरह के राइजोइड्स इसमें हैं, एपेंडिकुलेटेड और सिंपल। तो ये अंतर है किसमें, रिक्सिया के स्केल्स में और मार्केंशिया के स्केल्स में। तो समझ आ गया, बहुकोशी के हैं, बैंगनी रंग के हैं, एक कोशिका मोटाई के हैं और दो तरीके के होते हैं स्केल्स। अब देखते हैं हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, मार्केंशिया के थैलस की आंतरिक संरचना। थैलस को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेटिक रीजन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज रीजन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिडर्मल रीजन। इसका जो है वो कौन सा होता है, और ये अंतर जो है रिक्सिया और मार्केंशिया में थोड़ा सा होता है। फोटोसिंथेटिक रीजन, अब ये वाला रीजन जो है ये कौन सा रीजन कहलाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन। सेल्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, आइसोलेटेड वर्टिकल रोज में होती हैं। एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, यहाँ पर एयर चैम्बर और एयर पोर्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसको आप पहचानें कि इसमें क्या होते हैं, एयर पोर्स पाए जाते हैं, और ऊपर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस होती है ना। और क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे कि रिक्सिया और इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर आप ये ध्यान से देखें तो एक जो है आपको बैरल शेप जो है संरचना दिखाई देती है, ढोलक की आकृति हम किसे कह देते हैं, और इस आकृति के जो है क्या दिखाई देते हैं, पोर्स होते हैं, और जो कि नीचे किस में खुल रहे हैं, एयर चैम्बर्स में। आप ध्यान से देखिए ये किस में खुल रहे हैं, एयर चैम्बर्स में खुल रहे हैं, और हर पोर्स जो है उसमें 4 से लेकर 8 कोशिकाओं से वो घिरा हुआ हो सकता है। और जो है प्रत्येक जो टायर होता है, मतलब 4 से लेकर 8 टायर तक इसमें हो सकते हैं सेल्स के, और हर टायर में जो है लगभग 4 या 5 कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से प्रत्येक जो पोर होता है वो लगभग 16 से लेकर 40 सेल्स से घिरा हुआ रहता है। तो ये कौन सा भाग है, फोटोसिंथेटिक का पार्ट है। और जब वो जिसका पोर होता है वो मध्य में से तो क्या होता है, चौड़ा होता है, और किनारों से दिख रहा है ना, ये बीच में से तो चौड़ा है और यहाँ से क्या है, सकड़ा हो गया है। और इसीलिए इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, बेरल शेप। हिंदी में कहें तो ढोलक के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो देखें आप ध्यान से इस डायग्राम को, कि इसका कुछ भाग तो क्या है, ऊपर की ओर है, एपिडर्मिस की ऊपर की ओर जा रहा है, कुछ कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो जब इन छेदों को हम नीचे की तरफ से देखेंगे तो ये हमें क्वाड्रेट जो है, क्रूसेट या क्वाड्रेट आकार के दिखाई देते हैं। तो ये एक विशेषता होती है मार्केंशिया के थैलस की। अब देखिए आप इसमें जो है क्या होते हैं, बहुत सारे जो है फोटोसिंथेटिक जो है फिलामेंट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हैं जिनमें कि सेल्स में जो है क्या है, क्लोरोफिल सेल्स होती हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें। और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा कौन सा रीजन कहला रहा है, फोटोसिंथेटिक रीजन कहला रहा है। और ये वाली ऊपर वाली जो हिस्सा है ये क्या कहला रहा है, अपर एपिडर्मिस कहला रहा है। और साथ में ये बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन दिख रहे हैं। और ये जो है सेप्टा है, ये देखिए अब ये वाला हिस्सा क्या है, सेप्टा है, और ऊपर ये एयर पोर है, और ये बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एयर चैम्बर है। तो ये इसको जो है आपको ध्यान में रखना है इस स्ट्रक्चर को। ये कौन सा भाग है इसका, फोटोसिंथेटिक रीजन। अब दूसरा जो भाग हम इसका देखिए आप, स्टोरेज रीजन, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो होता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो हमने फोटोसिंथेटिक रीजन पढ़ ही लिया। अब हम दूसरा पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टोरेज रीजन। ये देखिए आप, और ये स्टोरेज रीजन ये कौन सी सेल से बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल से, जो कि कलरलेस होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता है। साथ ही क्या होता है कि इनमें जो है फूड का स्टोरेज, जो फोटोसिंथेटिक रीजन से जो फूड बनेगा उसका स्टोरेज यहाँ पर होता है, और स्टार्च ग्रेन के रूप में जो है ये मेनली जो है फूड इकट्ठा रहता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है कई बार जो है इसमें स्टोरेज रीजन तो है ही, लेकिन क्या होता है कि इसमें कई बार जो है कुछ कोशिकाओं में जो है क्या हो, म्यूसिलेज पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, और जो बीच वाली जो क्षेत्र होता है, बीच वाला जो रीजन होता है, उसमें जो है कुछ जो सेल होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें रेटिकुलेटेड थिकनिंग हो जाती है, तो मोटी दिखाई हमें देती हैं। और इसका जो सबसे निचली लेयर होती है ये क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस के रूप में होती है।
इसकी कुछ सेल जो होती हैं मोटी होकर क्या हो जाती है, लंबी हो जाती हैं और राइजोइड से स्केल का निर्माण कर लेती है। दिख रहा है ना आपको, राइजोइड्स और स्केल। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, स्टोरेज रीजन। अब तीसरा रीजन कौन सा होता है, एपिडर्मल रीजन, जिसमें कि डॉर्सल और वेंट्रल जो एपिडर्मिस होती है वो सारी की सारी इसमें आती हैं और ये तीसरा पार्ट बनाती हैं एपिडर्मल रीजन का। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें पहला कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि ब्राह्मण में हमें पता है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, या तो वेजिटेटिव होगा या सेक्सुअल होगा। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो 4 तरीके से, ट्यूबर से हो सकता है, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, एडवेंशियस ब्रांचेस और बाय गेमम। तो सबसे पहला जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा। ट्यूबर में क्या होता है कि कुछ जातियां जो होती हैं इसकी, उसमें थैलस में जो लोब्स होते हैं, ये लोब्स होते हैं, इसके किनारों पर क्या होता है कि ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इन ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, फूड का स्टोरेज भी हो जाता है और साथ में इसकी चारों तरफ जैसे एक कांटेनुमा जैसे एक आवरण बन जाता है, जो कि विपरीत परिस्थितियों में इसको संरक्षण देते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं ये ट्यूबर अलग होकर नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। दूसरा है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि जो थैलस की जो पीछे वाली जो भाग होता है उसका डिके हो जाता है और जो अगला वाला भाग है वो अलग होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। तो ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसके बाद एडवेंशियस ब्रांचेस। एडवेंशियस ब्रांचेस में क्या होता है कि कुछ जो स्पीशीज होती हैं उनके जो वेंट्रल सरफेस है उस पर जो है ब्रांचेस, एडवेंशियस ब्रांचेस निकल जाती हैं और इसमें जो है ये थैलस से अलग हो जाती हैं और एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। अब एक इसका जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन है बाय मीन्स ऑफ गैमा, किस तरीके से ये होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसकी गैमा की। तो ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने आपको पहले बताया कि ये गैमा कप है, गैमा कप है। आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, साइज इनकी 1.8 इंच तक हो सकती है। विद इनका जो आप देखें ये इस तरह से जो है झालर नुमा संरचना है, झारल या जो है डेंटेड जो है या लोब भी हो सकता है। इस तरह के इनके किनारे होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना कप शेप गैमा, इनके जो किनारे होते हैं या तो डेंटेड होंगे या लोब्ड होंगे या क्या हो सकते हैं, झालरदार भी हो सकते हैं। तो ये गैमा की संरचना है। और साथ ही क्या होता है कि प्रत्येक जो कप होता है उसे अनेक गैमा बनते हैं अंदर की तरफ। ये स्ट्रक्चर है गैमा कप की। इसमें ये आपको दिख रहा है ये गैमा है, ये बीच बीच में जो है इसमें क्या पाए जा रहे हैं, म्यूसिलेज है। इसके बाद ये गैमा की वॉल है और फिर नीचे राइजोइड्स हैं। गैमा इज ए बायलैटरल सिमेट्रिकल बायकॉन्वेक्स मल्टीसेलुलर स्टॉक स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल प्रेजेंट एक्सेप्ट फ्यू सेल्स। गैमा की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जो ऊपर जो सेल है वो क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, बीच में आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, इसमें ऑयल सेल होती है। ये नोच जो आती है यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है और बीच में क्या होता है इसमें राइजोडियल सेल्स भी होती हैं और ये स्टॉक है इसका। तो राइजोडियल सेल्स क्या होती हैं कि जो राइजोडियल सेल्स होती हैं वो सेंट्रल में होती है नॉर्मली, और क्या होता है कि बड़े साइज की होती है और इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता। और क्या होता है कि जब इनका जर्मिनेशन होता है तो इस जो राइजोइडल सेल्स हैं इनसे राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। साथ ही क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि अधिकांश सेल्स में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो किनारों की तरफ सेल्स होती हैं, ये किनारों की तरफ सेल्स होती हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और साथ ही इनमें क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल तो नहीं है लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होगा, ऑयल की जो है कुछ बूंदें पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑयल सेल्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी, मैंने आपको बताई थी कि ये गैमा की स्ट्रक्चर होती है। बीच बीच में इसमें क्या पाए जा रहे हैं, म्यूसिलेज हेयर पाए जाते हैं। और एक और बात है कि जो बीच में जो गैमा होंगे, गैमा कप के बीच में जो गैमा होंगे वो तो क्या होंगे, थोड़े से मैच्योर होंगे और बड़े साइज में होंगे। यंग जो गैमा है वो किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, गैमा कप के। नीचे राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको और ये वाला पार्ट क्या है, थैलस वाला पार्ट है और ये जो है क्या है, कहलाती है गैमा वॉल कहलाती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, गैमा की। और गैमा जो होते हैं या गैमा जो होते हैं इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह से होता है वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने ब्रायोफाइटा का एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर मार्केशिया के थैलस की जानकारी ली। कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इसका हैबिटेट है
और इसकी कौन कौन सी जातियाँ जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी इसकी स्पीशीज़ होती हैं, और साथ ही इसका जो है क्लासिफिकेशन क्या है वो भी हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि मतलब इसका जो थैलस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। रिप्रोडक्शन की भी हमने बात की, जिसमें कि हमने मेनली क्या पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।